हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल ऑन एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैंने आपको साइंस का एक सेट मैंने आपको उपलब्ध करवाया है और हमने एक मिक्स दिया था जीएस का, जिसमें सभी के प्रश्न थे। जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। इस तरीके से हमने एक मिक्स सेट दिया था। उसके बाद से हमने एक एक स्पेशल सेट निकालना शुरू किया है। साइंस का ये दूसरा सेट है और हमने करंट अफेयर का 2 सेट मैंने अपलोड कर दिया है। तो उसको अगर अभी आप ना देखे हो तो उसको देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, किसी पिंड का अधिकतम भार हवाई में होगा, ठीक है। किसी पिंड का अधिकतम भार हवा में होगा, ठीक है, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा, निर्वात में होगा। तो ये दोस्तों यहाँ हवा ईव हो गया है, हम स्प्रिंट हो गया है। तो हवा में होगा, मतलब किस जगह पर पिंड का भार अधिकतम होगा, इसको आप देख लीजिए। तो इसमें आपका सही विकल्प है आपका डी। आपका इसमें अधिकतम भार होगा निर्वात में होगा। किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र इसमें से कौन सा है? पहला है द्रव घनत्व मापी, दूसरा है बैरोमापी, तीसरा है आर्द्रता मापी, चौथा है ऊंचाई मापी। तो इसमें दोस्तों आपका विकल्प है बी वाला सही है, बैरोमापी। इसको हम बैरोमीटर भी कहीं कहीं पढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल, आपको ये देखना है कि यदि किसी झील में एक पत्थर फेंके हैं तो जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल कैसा लगेगा। तो पहला विकल्प है बढ़ता जाता है, दूसरा है घटता जाता है, तीसरा है पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी वाला है एक समान रहता है। तो इसमें आपका सही विकल्प है एक समान रहता है। आपका डी विकल्प ये सही है कि उत्प्लावन बल एक समान रहता है, उस पर डूबने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसमें सब लोग एक बार सोचते हैं कि आखिर जो दंत चिकित्सक जो इस्तेमाल करते हैं दर्पण, वो किस तरीके का रहता है। तो ये आप जान लीजिए, क्योंकि ये अक्सर व्यवहारिक में भी पूछा जाता है और परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है। तो इसमें पहला दिया है बेलनाकार दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, तीसरा अवतल दर्पण होता है, चौथा है समतल दर्पण होता है। तो इसमें आपका जो विकल्प है वो आपका सही है डी, समतल दर्पण होता है। इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि मोटर वाहन में जो साइड मिरर लगा रहता है, ठीक है, उसमें से पीछे के वाहन को हम देखते हैं तभी हम गाड़ी चलाने में थोड़ी सुविधा महसूस करते हैं। तो वो कैसा दर्पण होता है? तो इसमें पहला विकल्प आपका है समतल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, बेलनाकार दर्पण लगा होता है, चौथा है अवतल दर्पण लगा होता है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वो है आपका उत्तल दर्पण, यानी बी वाला विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका छठा प्रश्न है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती एक रेलगाड़ी पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण कार्यरत हो तो 5 सेकंड पश्चात गाड़ी का वेग क्या होगा? दोस्तों, जब ऐसा कभी भी प्रश्न आए तो एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए कि जितने भी आपके मानक दिए हुए हैं, जैसे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा या 2 मीटर प्रति सेकंड, इन सबको पहले एक जैसे में आप उसको पहले सभी राशियों को एक मात्रक में पहले बदल लीजिए। तो इसमें जैसे हम आपको एक सूत्र बताते हैं कि इसमें क्या है कि अगर आपका उसमें जो दिया हुआ है मात्रक, तो अगर वो मीटर प्रति सेकंड में है और उसको अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर वो मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ, मीटर प्रति सेकंड में, और उसे आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना है, तो क्या करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, उसका मान रख दीजिए और उसके बाद वहाँ कर दीजिए 18/5। जैसे यहाँ पर आपने कुछ लिख दिया, मान लीजिए ये 36 मान लीजिए ये है, इसी को ले लेते हैं 36 गुणे 18/5। तो इसको आप यहाँ से काट लीजिए, इसको दोनों गुणा कर दीजिए, इसका आप जो आएगा बराबर वो आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर इसको अगर आपको चेंज करना हो, मान लीजिए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना हो, तो इसको क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो इसको करिए आप ऐसे इसको कर लीजिए, फिर जैसे 36 गुणे
आपको 5/18 कर देना है। उसमें क्या था 18/5 करना है, इसमें 5/18 करना है, फिर इसको काट देना है। जैसे इसको मान लीजिए अगर हम करें कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इससे हम इसको जब काटेंगे तो इससे 18 दूनी 36 और ये 5 × 2 = आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को हम देखते हैं फिर। तो जैसे इसने पूछा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती एक रेलगाड़ी पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण कार्यरत हो तो 5 सेकंड पश्चात गाड़ी का वेग क्या होगा। तो इसका जैसे फार्मूला है v = u + at, जिसमें आपका जो u है प्रारंभिक वेग वो आपका है 36 किलोमीटर प्रति घंटा अथवा 10 मीटर प्रति सेकंड। हमने आपको उसको कन्वर्ट करके दिखाया। और आपका त्वरण है, आपका इसमें जो a है वो त्वरण है वो दिया है 5। ठीक है, और उसके बाद आपका जो त्वरण है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या करना है कि आपका त्वरण दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड और समय जो दिया है t। जैसे आपका जो समीकरण है, आपका समीकरण है v = u + at। इसमें आपका u जो हो गया आपका प्रारंभिक वेग, ये हो गया तुरंत, ये हो गया समय। ठीक है, और v जो हो गया आपका परिणामी वेग। तो आपका इसमें इस प्रश्न में जो है आपका u दिया हुआ है, तो आप इसको चाहे 36 लिखिए चाहे उसको 10 मीटर प्रति सेकंड में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था। और ये जो है आपका 2 और ये है आपका 5। तो आप जब इसको करेंगे 5 × 2 = 10 और 10 और +10 होगा आपका, फिर हो जाएगा आपका 20। तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका परिणामी वेग हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा है 20 मीटर प्रति सेकंड को अगर आपको घंटे में भी अगर आपको करना है कि कितने किलोमीटर घंटे में होगा, तो आपको करना क्या है कि 20 मान लीजिए, जैसे 20 दिया है तो इसको कर लीजिए 20 गुणे आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18 × 5। आप इससे इसको काट दीजिए, 4 × 5 = 20। ठीक है, 5 × 4 = 20 और 18 × 4 = 72। तो आपका ये अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में आंसर दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो आपका 72 होगा। और मीटर प्रति सेकंड में चूंकि विकल्प में आपका जो है आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो आपका इसमें आंसर होगा ए वाला 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आप ये निकालना सीख जाइए। पहले सभी को एक राशियों में कन्वर्ट कर लिया करिए, हमने आपको बता दिया है, उसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है? प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है? तो इसमें आपका पहला जो विकल्प दिया हुआ है, आपका पहला विकल्प दिया हुआ है कि कूलाम, दूसरा विकल्प आपका दिया हुआ है लक्स, तीसरा विकल्प आपका दिया हुआ है ओम, चौथा विकल्प आपका दिया हुआ है मोह। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है दोस्तों, वो आपका सही विकल्प है बी वाला, यानी कि आपका लक्स। ठीक है, आपका सही विकल्प है बी, यानी लक्स आपका सही विकल्प है प्रदीप्त घनत्व का। और जो कूलाम जो है यह है विद्युत आवेश का, ये है। ठीक है, ये विद्युत आवेश का मात्रक है, इसको भी आप याद रखिए। ये है आपका विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। और ओम जो है ये जो है आपका विद्युत प्रतिरोध का है, ये आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। और मोह जो है ये जो है आपका कठोरता का मात्रक है, कठोरता का मात्रक है आपका ये मोह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल बने रहने का कारण है। इसमें आपका दिया है पृथ्वी की घूर्णन गति, वायुमंडलीय दाब, सी है गुरुत्वाकर्षण, डी है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें आपका सही विकल्प है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल बना रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो इसमें जो है पहला विकल्प दिया हुआ है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका सही विकल्प जो है, आपका सही विकल्प है ये नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
फरक्का बांध किस नदी पर बना है? फरक्का बांध किस नदी पर बना है? पहला गंगा, दूसरा है गंडक, तीसरा यमुना, चौथा है सरयू। तो इसमें आपका सही विकल्प है गंगा। गंगा नदी पर फरक्का बांध बना हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कि क्या उसमें मिलाकर क्या बढ़ाया जाता है जिससे वो कठोर हो जाए? कौन सी धातु इसमें मिलाई जाती है, किस चीज़ की मात्रा? तो इसमें पहला कार्बन की मात्रा, बी है सिलिकॉन की मात्रा, सी है मैग्नीज की मात्रा, डी है क्रोमियम की मात्रा। तो इसमें जो है आपका मिलाया जाता है क्रोमियम की मात्रा, उसको कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है, यानी विकल्प डी आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका है 12वां प्रश्न। शुष्क बर्फ है ठोस पानी, निर्जल बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन पराक्साइड। तो आपका इसमें सही विकल्प है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां। ऑक्टेन नंबर किससे संबंधित है? पहला है वायु की गुणवत्ता, बी है पेट्रोल की गुणवत्ता, सी है डीजल की गुणवत्ता, डी है उद्योगों की क्षमता। तो आपका इसमें सही विकल्प है बी, पेट्रोल की गुणवत्ता। इसमें ऑक्टेन नंबर इसी से संबंधित है। उसके बाद आपका आता है 14वां प्रश्न। मिनीमाता रोग का प्रमुख कारक है। मिनीमाता रोग का प्रमुख कारक है। आपका इसमें जो है पहला है विकल्प है कैडमियम, बी है लेड, सी है मरकरी, डी है आर्सेनिक। तो इसमें आपका सही विकल्प है सी, यानी मरकरी मिनीमाता रोग का प्रमुख कारक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां है बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। इसमें आपको बताना है बेकिंग सोडा क्या है। तो इसमें आपका सही विकल्प जो है आपका है सी, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को भी बेकिंग सोडा कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता है? यानी किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता है? तो इसमें आपको किस में होता है सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता? ग्रेफाइट में, हीरा, पानी, लकड़ी। तो इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होता है ग्रेफाइट में, यानी विकल्प ये आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक रंग है, इसमें से कौन सा प्रारंभिक रंग किसको कहा जाता है? किस किस रंग को प्रारंभिक रंग कहते हैं? तो इसमें आपका जो है पहला विकल्प लाल, नीला, पीला, दूसरा है लाल, हरा, नीला, तीसरा बैगनी, हरा, पीला, डी है हरा, पीला, नारंगी। तो इसमें आपका जो सही है लाल, हरा, नीला, यानी कि विकल्प बी, इसी को हम प्रारंभिक रंग कहते हैं। इनसे ढेर सारे रंग बनाए जाते हैं, इसलिए इनको प्रारंभिक रंग कहा जाता है। अब आपका आता है 18वां प्रश्न। इसमें जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर किस किन चीज़ों की मिश्र धातु है? पहला है आपका विकल्प कॉपर सिल्वर तथा जिंक की, कॉपर निकेल तथा जिंक की, सिल्वर टिन तथा जिंक की, सिल्वर निकेल तथा जिंक की। इसमें आपका सही विकल्प जो है आपका है बी, यानी कॉपर निकेल तथा जिंक की ये मिश्र धातु है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी जर्मन सिल्वर जो है ये जो है आपका कॉपर, निकेल तथा जिंक की ही मिश्र धातु है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न हमारा है दिया सलाई की तिल्ली के सिरे पर ज्वलनशील पदार्थ होता है। ये सभी के मन में जानने के लिए उत्सुकता रहती है कि जो दिया सलाई होता है उसके जो एक सिरे पे जो लगा रहता है वो किस चीज़ का बना होता है, किस पदार्थ का होता है। तो इसमें पहला विकल्प है एंटीमनी सल्फाइड, बी है गंधक, सी है मैग्नीज ऑक्साइड, डी है फास्फोरस। तो इसमें जान लीजिए कि इसका जो सही विकल्प है वो है ये एंटीमनी सल्फाइड। ये माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है और इसको रगड़ने पर ये जल जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 20वां प्रश्न आपका है। इसमें यह है कि किसी गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान उसके मार्ग के प्रत्येक स्थान पर सदैव कैसा रहेगा? स्थिर होता है, बढ़ता रहता है, बदलता रहता है, घटता रहता है। यानी कि किसी गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान उसके मार्ग के प्रत्येक स्थान पर सदैव जो है वो स्थिर रहता है। ठीक है, यानी इसका विकल्प पहला है ये। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी हम आपके लिए अगला सेट लेकर के आएंगे। तो आप अगर लाइक ना किए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।